हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो जो भी हैं इम्पोर्टेंट हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। और आप लोग क्या काम करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे साथ में, और जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आप सबको वो आप डायरेक्टली नोट करेंगे। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे करेंगे आप, और डेफिनेटली एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थ्योरीज, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी भी कराई जाएगी, समझाया भी जाएगा, और जितने अमेंडमेंट किए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस क्लास के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जान लेते हैं कि अमेंडमेंट की ज़रूरत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ा क्यों। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1950 में अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे हमें आर्टिकल्स के अंदर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हमने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक प्रावधान रखा। जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नंबर यानी कि पार्ट नंबर 20 में है, और आर्टिकल नंबर 368 में ये है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन से पार्ट में है ये? पार्ट नंबर 20। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है संविधान के? तो आर्टिकल नंबर 368। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहाँ से लिया गया। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। साउथ अफ्रीका के संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया गया या फिर ग्रहण किया गया। ग्रहण किया गया। ठीक है, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात। अब यहाँ पे आप लोग एक नोट बना के लिखेंगे। क्या नोट है? इसी में एक आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। उम्मीद है कि आप सब इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, डेट पूछ लेता है कि कब आया था ये। तो ये 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। ठीक है, इस केशवानंद भारती केस में क्या था वो पहले जानते हैं। तो केशवानंद भारती केस संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन यानी कि चेंज कर सकता है। जो हमारा पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी भाग में यानी कि पार्ट्स, जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट नंबर 20 है, इसे ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पार्ट्स हैं 23, 24, 25, 26, ठीक है, उन सभी में जो संसद है वो चेंज कर सकती है टाइम के साथ साथ। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो केशवानंद भारती केस में संसद यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग यानी पार्ट, आगे लिखते हैं, में संशोधन या फिर चेंज कर सकता है। ये तो बात हो गई संसद की, यानी कि इतना फ्रीडम उसको मिला है कि किसी भी भाग में चेंज कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है उसका मूल, जो मूलभूत उसका आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड करके लिखना आप अपने कॉपीज में। ये कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता कौन, पार्लियामेंट। इसी में ही देखा जाए तो अमेंडमेंट में शामिल कौन हो सकता है, न्यायालय अपना इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना शामिल, शामिल कौन हो सकता है यहाँ पे, न्यायालय यानी कि कोर्ट। जैसे कि मान लो कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी कर रहा है तो उसके लिए क्या है, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, पहली चीज़। अब यहीं पे लिखना कि जो हमारा पार्लियामेंट है यानी संसद है, ठीक है, संसद अमेंडमेंट कर सकता है, कर सकता है, लेकिन कहाँ कर सकता है, ये कौन बताएगा, ये न्यायालय बताएगा यानी कि कोर्ट बताएगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे बढ़े, अब यहाँ पे एक हेडिंग डालना, संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको मैं आगे इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा। ठीक है, आप लोग समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। कितने टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तीन तरीके होते हैं, अमेंड करने के तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लें। तो जो पहला है वो है सिंपल वोटिंग। ठीक, सेकंड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो विशेष बहुमत और हाफ राज्य की जो लेजिस्लेशन है उसकी सहमति होनी चाहिए, यानी कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो भी हाफ स्टेट है कि लेजिस्लेचर सहमति होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन टाइप से हम जो है अमेंड किसी भी भाग को कर सकते हैं। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं कि क्या है। तो पहला आप डालना हेडिंग सिंपल मेजोरिटी या सिंपल वोटिंग। क्या तरीका होता है सिंपल वोटिंग का, इसमें वोट का 50% और प्लस वन, जितने भी वोट्स हैं उसका 50% होना चाहिए और प्लस वन वोट होना चाहिए। तो ये सिंपल मेजोरिटी से या सिंपल वोटिंग से ये पास हो जाएगा। एग्जाम्पल, सिंपल वोटिंग में क्या क्या आ जाता है, सिंपल वोटिंग से जो अमेंड किया जा सकता है, एक तो इसमें आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल्स भी मैं सेशन लूंगा भी आर्टिकल का भी, तो आर्टिकल देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 में एडमिशन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, एडमिशन ऑफ स्टेट्स। एंड थर्ड में जो है वो है चेंज। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, सीमा चेंज कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं, राज्य की सीमा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली चेंज कहा गया है आर्टिकल नंबर 3। ये तो हो गया सिंपल वोटिंग के हिसाब से। अनुसूची शेड्यूल्स भी होते हैं इसमें, तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 5 और 6 इन सभी के लिए अमेंडमेंट नहीं लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड पे चलें अब। सेकंड की बात करूं अगर, तो यहाँ पे होता है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, इसमें टोटल यानी कि कुल का 50% तो है और प्लस वन, ये तो है ही है। और क्या है इसके अंदर,
मतदान का 2/3, यानी कि जो भी वोटिंग हुई है, वोटिंग का 2/3, ये अगर है तो ये किस में कंसिडर किया जाता है? स्पेशल मेजोरिटी में कंसिडर किया जाता है। जो भी वोट मिले हैं उसका 2/3 होना चाहिए, और कुल का 50% + 1, ये तो क्राइटेरिया फुलफिल करना ही चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 368 में शामिल है। ठीक है। और जो टाइप 1 और टाइप 3, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि टाइप 1 और टाइप 3 में नहीं आएंगे, उन्हें टाइप 2 में डाल दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में। टाइप 3 वही बताया था मैंने आपको कि स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट की लेजिस्लेटिव सहमति होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ, जैसे फेडरल सब्जेक्ट, तो फेडरल सब्जेक्ट इसी में आता है। ठीक है, इसी में शामिल है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। एक एक क्वेश्चन कर लें यहाँ पे। क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखना कि टाइप 3 जो मैंने अभी आपको बताया, कि टाइप 3 में कितने राज्य, कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि टाइप 3 में जो भी मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, टाइप 3 में कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति चाहिए, तो वो पता होना चाहिए आपको। ये 28 राज्य +2 = 30 ÷ 2, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15। 15 स्टेट की सहमति चाहिए यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है? टाइप 3 में एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से होते हैं? एक जीएसटी शामिल है। ठीक, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि इसमें आपके एमपी प्लस एमएलए, एमपी और एमएलए, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन इसमें भी शामिल होते हैं। ये इनका भी ऐसे ही इलेक्शन किया जाता है। ये कह सकते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं इसको, और मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का विधि। आर्टिकल नंबर क्या था इसका? 54 एंड 55, ये बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में प्रेसिडेंट के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, पॉइंट बना के लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी शामिल होते हैं। ये भी टाइप 3 के अंडर में ही रखा जाता है। अनुसूची 4, यानी कि जो शेड्यूल है नंबर 4, ठीक है, राज्यसभा सीटें आवंटित डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, तो शेड्यूल नंबर 4 में कंसिडर किया जाता है। ये भी टाइप 3 में यहाँ पे। यहीं पे ही बात करूँ तो 7th जो शेड्यूल है, ठीक है, इसमें जो यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सूची, ये भी इसी में शामिल होते हैं टाइप 3 के बेसिस पर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे ही। एक क्वेश्चन लिखना कि भारत का जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, ठीक है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से समाप्त किया गया था? लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था या आरक्षण था, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से समाप्त हुआ था, ये समाप्त कर दिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलो मैं आपको पहले ऑप्शन देता हूँ, आप अपने हिसाब से अटेंड करना, पता ही होगा, आपने पढ़ रखा होगा। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, या 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, या ऑप्शन नंबर डी में बोलता हूँ कि 126 से। ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, आंसर बता देता हूँ मैं। ये ख़त्म किया गया था
इसका आंसर होगा 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियन का जो था आरक्षण वो समाप्त कर दिया गया था। बिल नंबर पूछता है तो बिल भी यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। जो बिल था वो बिल नंबर क्या था? 127 है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आप अब बढ़िया से एकदम कॉन्सेंट्रेशन होके बैठेंगे। तो अगर मैं पहले की बात करूं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, क्या था इसमें? पहली बात तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये अनुसूची यानी कि शेड्यूल 9 से संबंधित है। भूमि सुधार, भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म, इससे संबंधित है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लैंड से रिलेटेड सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व किए गए थे। ठीक है, इसी में ही आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 4 ये भी इसी के अंतर्गत सॉल्व किया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक यानी कि जो सोसाइटी है और जो एजुकेशन का जो रूप है उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसको चाहे लिख लो आप कि सामाजिक एंड शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंपॉर्टेंट है, आता है। इसमें क्या बात किया गया है? इसमें राज्य पुनर्गठन एक्ट के बारे में बात किया है, यानी कि स्टेट के रिक्रिएशन के बारे में बात किया गया है। स्टेट रिक्रिएशन एक्ट है, राज्य पुनर्गठन। ठीक है, दो टाइप के, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे यूटी। उस टाइम पे स्टेट जो था वो 14 और यूटी कितने थे? 6। स्टेट रिक्रिएशन एक्ट है और यहाँ पे भाषा के आधार पर स्टेट एंड यूटी बनाई। ये तो हो गया सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यही भी एक छोटा सा एक और अमेंडमेंट है, उसको नोट करो। अमेंडमेंट नंबर 12। ठीक है, इसमें गोवा और प्लस दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली को अभी तो यूटी का दर्जा दे दिया गया है और अभी गोवा एक स्टेट के रूप में है। इसके बारे में प्रावधान है 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। अब लिखना यहाँ पे 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। अभी इन सबको याद करने का बहुत बेहतर तरीका बताऊंगा, कैसे कैसे इसको इजीली याद किया जा सकता है। तो बने रहे इस वीडियो में, बहुत आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हो सकता है एक या दो बार रिवाइज करने के बाद में सारी चीज़ें रिवाइज आराम से हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी, जल्दी भूलोगे भी नहीं। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में क्या कहा गया था? इसमें नागालैंड का प्रावधान है। ठीक है, नागालैंड को विशेष राज्य बोला गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड। पूछता है कि नागालैंड की स्थापना
स्थापना हुई थी इसका 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नंबर 15 1963। ये बात करता है हाई कोर्ट के जज की, जो उनका रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट एज। ठीक है, उसमें उसकी बात करता है, यानी कहने का मतलब हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो आयु, यानी कि जो इनका एज थी 60 वर्ष से क्या कर दिया गया था, 62 वर्ष कर दिया गया था अमेंड करके। तो 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत ये काम किया गया था। अब एक और लिख लेना यहाँ पे, 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या था? इसमें पंजाब और प्लस चंडीगढ़ का प्रावधान है। इसमें कुछ चीज़ें थी, ठीक है, इतना याद रखना है, पंजाब प्लस चंडीगढ़ से रिलेटेड कोई है, कुछ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। ये जो इसमें प्रावधान है वही प्रावधान मैं बात करूं तो शेड्यूल नंबर यानी अनुसूची अनुसूची नंबर 8 में 15वीं भाषा क्या जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, अनुसूची नंबर 8 आपको पता होगा, लैंग्वेज पे बेसिस पे है। ठीक है, ये 15वीं भाषा जोड़ी गई थी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। आगे बढ़े हुई, अब लिखना 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या था? इसमें संसद के पास में संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां थी। ऐसा किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो इसको लिख लो कि इसमें क्या था, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, असीमित शक्ति है। और ये जो लैंग्वेज था किसने यूज किया था? ये इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये बात बोला था उन्होंने। यहाँ तक बात समझ में, आगे बढ़े। सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे कराना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करा दिया जाए। तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में मेघालय से रिलेटेड प्रावधान है, कितना याद रखना है? 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया था? जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे या जो किंग थे, ठीक है, जो किंग थे पहले, उनको पेंशन मिला करती थी। ठीक है, किंग के पेंशन को इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखना 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज 1973। इसमें क्या था? लोकसभा की जो सीट है 525 से, पहले 525 थी और अभी क्या कर दिया गया, 545 कर दी गई। पहले 525 सीट थी, अभी 545 सीट कर दी गई हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 31st, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अभी। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
1975। इसमें सिक्किम के बारे में बात किया गया है। सिक्किम को यहाँ पे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सिक्किम को 22nd स्टेट का दर्जा दे दिया गया था किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लगे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए गए हैं, वो किस अमेंडमेंट से किए गए हैं? वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको। इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाना कि कौन कौन से यहाँ पे प्रावधान या इसका उपयोग करके कौन कौन सी चीज़ों को चेंज किया गया है। ये किया गया था सबसे पहले भाग नंबर 4A, जहाँ भी ये ए लेटर आ जाए, ठीक है, कुछ भी किसी भी आर्टिकल के साथ या भाग के साथ ये जुड़ा हुआ मिल जाए एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेटिकल में, समझ लो वो अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया है। तो भाग नंबर 4A को जोड़ा गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भाग नंबर 4A को जोड़ा गया। तो भाग नंबर 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दूसरा देखें, यहाँ पे जो लोकसभा का टेन्योर था उसको 5 से 6 कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में 6 से 5 कर दिया गया था। ठीक है, वैसा वर्षा ये भी याद रखना है। नेक्स्ट और क्या किया गया था? भाग नंबर या पार्ट नंबर 14A को इसमें जोड़ा गया था। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स शामिल थे? आर्टिकल नंबर 323A, 323B, ठीक है, ये शामिल किए गए थे। और इस आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे प्रस्तावना जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रस्तावना जोड़ी गई थी जिसमें समाजवाद, अंतनिरपेक्षता, अखंडता यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब की सब चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, भारत सेक्युलर होगा, ठीक है, यूनिटी मेंटेन रहेगी, और इंटेग्रिटी, अखंडता। ठीक है, इस प्रस्तावना के थ्रू जोड़ा गया था। और क्या था? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसी में ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 39A, ये भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और 39A में क्या है? प्री लीगल एक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? 48A को भी जोड़ा गया। इसमें एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा इसमें शामिल था। और क्या था यहाँ पे? और इसमें कुछ लिस्ट भी जोड़ी गई थी, जैसे शिक्षा, वन या फिर वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ होते हैं, है ना, और जनसंख्या। ठीक है, ये कुछ 5 4, हाँ, ये 5 विषय के आसपास यहाँ पे जोड़े गए थे। राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिए गए थे। क्या क्या इसमें शामिल था मैं लिख देता हूँ? एजुकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, और जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, ये कुछ विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, जिनको कहाँ ऐड कर दिया गया था? इनको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप एक में भूल रहा हूँ, 5 विषय थे। ठीक है, टोटल 5 विषय थे,
जिनको क्या किया गया था कि स्टेट लिस्ट से उठा के इनको कंकरेंट लिस्ट में, एक सेकंड, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। ये बात हो गई आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की 1976 में। आपको ये सन जरूर याद रखना है, 1976। ओके, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी भूलना नहीं है। ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, याद रखना है इसको भी। ठीक, इसमें क्या किया था, लोकसभा का जो टेन्योर था, जो 5 साल से 6 साल कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वही अब क्या किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू लोकसभा का जो टेन्योर है वो वापस से क्या कर दिया, 5 साल कर दिया गया। ओके, इसी के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था। आप सबको पता ही होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया, आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया था। पहले एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हुआ करता था, अभी ये 1978, अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया है। यहाँ पे लिखना आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, जो नेशनल इमरजेंसी है, का आंतरिक, यानी कि इंटरनल, इंग्लिश में लिखता हूँ, का जो इंटरनल टर्बुलेंस है, अशांति है, के स्थान पर इसका नाम क्या रख दिया था, इसका नाम रखा था मिलिट्री रिवॉल्ट। ठीक है, कहने का मतलब आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात का जो इंटरनल टर्बुलेंस था, इंटरनल जो कि अशांति थी, उसके स्थान पर मिलिट्री रिवोल्ट का नाम रख दिया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये भी काम हुआ था। तो पहला काम, लोकसभा का टेन्योर 5 साल वापस कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया, एंड द थर्ड वन इज 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, उसको इंटरनल जो भी टर्बुलेंस हो रहे हैं उसके स्थान पर मिलिट्री रिवोल्ट का नाम रख दिया गया है। अब यहाँ पे एक नोट बना के लिखना, नोट, राष्ट्रीय आपातकाल कहीं लागू हो गया है या करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, कैबिनेट की रिटर्न में उनको एविडेंस चाहिए होता है कि रिटर्न में आप लिख के दो तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो यहाँ पे लिखना है कि राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए होती है, लिखित अनुमति चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके बारे में जानते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, एक हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट 21th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे सिंधी जोड़ी गई थी, और यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसमें 10th शेड्यूल भी शामिल है। शेड्यूल्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 10th शेड्यूल जोड़ी गई, ठीक है, किस पे था ये, दल बदल का विरोध था यहाँ पे, कि कोई भी दूसरी पार्टी से किसी दूसरी पार्टी पे नहीं जा सकता है। यहाँ पे दल बदल का विरोध था, ठीक है, दल बदल का विरोध कर सकते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। 61st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट
1989। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, आर्टिकल नंबर 326, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, यहाँ पे जो वोट देने की उम्र थी वो 21 साल से क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। पूछेगा कि 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये काम हुआ था। अब इसको लिखो, वोट देने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया। ओके, नेक्स्ट 69th कॉन्स्टिट्यूशन 1991, ये दिल्ली एनसीटी, ठीक है, के लिए स्पेशल स्टेटस, ठीक है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली स्टेटस को, किसके थ्रू, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू। दिल्ली से रिलेटेड क्या कुछ आर्टिकल भी है, जैसे 239 ए 239 ए बी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपना आर्टिकल्स वाले चैप्टर में, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का निर्वाचन मंडल होगा, ठीक है, निर्वाचन मंडल। कहाँ कहाँ है ये, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ठीक है, विधानसभा में ये शामिल है, शामिल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, याद करने का तरीका, न म क, ठीक है, न से क्या है यहाँ पे, न से है नेपाली, म से मणिपुरी, और क से पोखड़ी, ठीक है, इन तीनों की लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था, इनको क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, ठीक। मैंने बताया था कि 15वीं जो थी, 15th, वो सिंधी थी, ये कौन सी थी, 16th लैंग्वेज थी, ये 17th, और ये कोंकणी 18th लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पे लिखना आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये संबंधित है किससे, पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। आ जाते हैं क्वेश्चंस। और पंचायती राज कौन से भाग में है, भाग नंबर 9 में। और अनुसूची क्या है, अनुसूची नंबर 11, यानी शेड्यूल नंबर 11 में भी पंचायती राज का जिक्र हुआ है। आर्टिकल पूछ लेगा तो आर्टिकल बता देंगे कि 243 से लेकर 243 बी तक, ठीक, ये भी बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये वो नगर निकाय से संबंधित है, ये नगर निकाय से संबंधित है, ठीक है, नगर, कौन से आर्टिकल में, ये 243 पी से लेकर 243
टू जी तक, यहाँ तक नगर निकाय यानी म्युनिसिपल से रिलेटेड है। कौन सी अनुसूची में है ये? शेड्यूल नंबर 12 में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आगे बढ़े, अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगेन आते हैं क्वेश्चंस में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन 2002, ठीक है। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें चाइल्ड के बारे में बात किया गया है, एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। तो अगर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में पूछता है तो ये आता है आर्टिकल नंबर 21A में, और प्लस 11 फंडामेंटल यानी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, उसमें भी कुछ चाइल्ड को लेकर बोला गया है। ठीक है, चाइल्ड को बताया गया है कि इतना एजुकेशन होनी चाहिए उनकी, ठीक है, 0 से 14 साल के लिए, है ना। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन, ये प्रावधान है इसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स में ये है। और एक यहाँ पे और आता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या बोलता है? इसमें है NCST, ठीक है, कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। 338A आर्टिकल है इसका। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो आप, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। डन। चलो, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और लिखना, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए, और लोकसभा का 15% सीट, विधानसभा का 15% होना चाहिए, और विधान सभा का 10% दिल्ली में। ये 3 चीज़ें हैं, लिखना हो इसको लिख लो। पूछ लेता है कई बार कि मंत्री परिषद का आकार, ठीक है। दूसरा, लोकसभा का कितना, लगभग 15% सीट्स, ठीक है, और विधानसभा में 15%, और दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में 10%। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये है राइट्स हैं इनके यहाँ पे। अब बढ़ते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या है? इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिखना, यहाँ पे 4 और नई भाषा ऐड की गई। कौन से अनुसूची के थ्रू? शेड्यूल नंबर 8। डन। इसको याद करने का तरीका होता है बोडोमास, बोडो मास। बस क्या है यहाँ पे? बोडो, ड से डोंगरी, और मास से मैथिली, ठीक है, और से संथाली, संथाली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जो है नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें क्या था? इसमें सहकारी समिति से रिलेटेड है सारी चीज़ें, DPSP भी शामिल था इसमें। तो भाग 9th B में जो
सहकारी समिति है, उससे रिलेटेड है एक। और आर्टिकल नंबर 43B, ठीक है, ये भी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इसमें है डीपीएस बिल। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ये भी जो है इसी आर्टिकल के थ्रू, इसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। क्या था इसमें? ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन इसमें है। पहले तो ये लिख लो कि ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। इसमें क्या था? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंदर कितने मेंबर? 6 मेंबर। कोलेजियम के स्थान पर, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले कोलेजियम सिस्टम पे काम करती थी, यानी कि अगर कोई भी जज का अपॉइंटमेंट करना है, रिमूव करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हुआ करता था। वो जिसको चाहे अपॉइंट कर सकती है और जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू, यानी 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, कोलेजियम सिस्टम के स्थान स्थान पर, जो कोलेजियम सिस्टम था उसके स्थान पर NJAC लेके आ गए, जिसमें 6 मेंबर थे, है ना। ये कौन लेके आया था, किसने कहा था? ये पार्लियामेंट ने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि आप NJAC जो कमीशन है इसको, इसके थ्रू ही आप जज को अपॉइंट कर सकते हैं, अपने कोलेजियम सिस्टम के आधार पे नहीं कर सकते हैं। हालांकि बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही इस चीज़ को खारिज कर दिया था कि हम इसको नहीं मानेंगे और हमारा कोलेजियम सिस्टम है वही चलेगा, हम जिसको चाहेंगे उसको ही अपॉइंट करेंगे एज अ जज। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। ओके, आगे चलें। यहाँ पे है 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। इंपॉर्टेंट है, आता है। इसमें क्या प्रावधान है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है, ये बेसिकली विवाद है, एक तरह से डिस्प्यूट है। 3 बीघा जो कॉरिडोर है उसके ऊपर, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर है उसके ऊपर ही विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलते हैं अपने, इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 कब आया था? पूछता है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। साथ के साथ नोट कर रहे हो ना? नोट करते रहना। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन 2016 के तहत इसमें GST का प्रावधान रखा था। ठीक है, GST से संबंधित कुछ था इसमें, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब लिखना 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 को आया था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 338A, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, संवैधानिक है। अब पहले तो ये मतलब असंवैधानिक था, लेकिन अब ये संवैधानिक है। किसको द्वारा अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है? 1+1+3, ये स्ट्रक्चर है।
डन, इतना ही याद रखना है इसमें। और एक और रख लो कि ये जो एनसी ओबीसी है, मैंने यहाँ गलत लिखा दिया ना, 2018 ए नहीं है, 338 बी है ये। ठीक है। और यहाँ पे अध्यक्ष पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। हंसराम गंगाराम अय्यर। ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं आप, रखना है तो। बाकी दो 102 कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है, और आर्टिकल नंबर कौन से में है ये, 338 बी में है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। स्ट्रक्चर क्या है, 111+3। आगे बढ़े अभी। अब यहाँ पे लिखना 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ईडब्ल्यूएस के लिए था। ठीक है, वही 10% आरक्षण। कौन से आर्टिकल में पूछता है ये, तो आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6, ये दो आर्टिकल हैं। ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है 10% आरक्षण। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, 103 कॉन्स्टिट्यूशन से। अब लिखना है यहाँ पे 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। बताया था आपको मैंने एंग्लो इंडियन वाला बिल क्या था, 126th बिल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, अलग अलग करके पढ़ लेते हैं इसको। ये 104th में, तो यहाँ पे दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो एससी और एसटी सीटों का जो रिजर्वेशन था, ये आरक्षण था, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। एक तो काम ये हुआ था। ठीक, और दूसरा जो हुआ था, वो हुआ था एंग्लो इंडियन के लिए। लोकसभा प्लस विधानसभा का जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखना 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या था, इसमें पहली बात तो 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, पढ़ा था इसका। ओबीसी में कौन कौन शामिल। ठीक है, कौन कौन शामिल होगा, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा राज्य, यानी स्टेट। ठीक है, अच्छा ये बिल पास कैसे होता है देख लेते हैं। बिल पहले जाता है लोकसभा में, लोकसभा से पास हुआ तो फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास हुआ तो यहाँ पे चाहिए प्रेसिडेंट के साइन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बन जाता है, एक्ट। ठीक है, एक्ट बनाने का ये प्रोसेस होता है। किसी भी अगर एक्ट बनाना होता है तो फिर किसी भी बिल को लोकसभा से पास करा दो, राज्यसभा से पास करा दो, फिर प्रेसिडेंट के उस पर साइन करा दो, तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बना था, ये बिल जो एक्ट बना था, 127th कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है एक्ट, कैसे बना था ये भी देख लेते हैं। डेट देख लेते हैं, किस डेट में ऐसा हुआ था। ये 18 अगस्त 2021 में साइन कराया गया था। तो ये मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको भी कि क्या अप्रोक्सीमेटली क्या डेट थी जिसमें ऐसा कुछ हुआ था। तो दैट्स ऑल, इतना ही था यार। ठीक है, एंड ऑफ द स्लाइड।
सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो 7 हैं, तो नहीं 7 7 हैं, ऐसे याद कर सकते हैं ना। मैं ट्रिक बता देता हूँ आप सबको कैसे मैंने याद रखा हुआ है। जैसे मान लो 7 है, तो सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन ये 7 7 7 है, तो 7 का मतलब क्या है, रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन, तो 7 7। ठीक है, और ये हो गया, 7 से याद रख लिया इसको। इसी तरीके से ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन 12। जब हम ट्वेल्थ क्लास में होते हैं तो गोवा या फिर दादर नगर हवेली के साइड जाना पसंद करते हैं, है ना। उसके बाद इस तरीके से याद कर रखा है मैंने, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आपका जैसे होता है आप उसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो नागालैंड, तो मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये ट्री है, तो ये इस तरीके से ऐसे करके है, तो ये 13 बन गया, 1 और 3। ये नाग है, तो नाग से कैसे याद कर लेंगे कि ये नागालैंड है। ठीक है, इसको क्या दिया गया है, विशेष राज्य इसको बोला गया है। स्थापना कब हुई थी ये पता होना चाहिए। 15th को कैसे याद किया, इसको 15 है, तो 15 साल के बाद मतलब इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि इंसान की जो 60 साल की उम्र है उसको 62 साल कर सकें, हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, तो रिटायरमेंट की एज को, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं सारे तो नहीं बता सकता, बट जो ठीक ठीक है उसको 18 साल होंगे, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 18 साल के बाद पंजाब और चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ जाना है घूमने। और 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 21वां तो पता ही होगा। ठीक है, सिंधी ऐड की गई, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 100 रुपये में मुझे बंगला दिखा दो। ठीक है, बंगला से बांग्लादेश वाला डिस्प्यूट थी, अमरीका कॉरिडोर, है ना। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016, 1 जुलाई 2017 लागू हुआ था, जीएसटी प्रावधान है, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। मतलब 100 101 102, 2 से क्या याद कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, 3 से कैसे याद कर सकते हैं, वैसे ई बनता है ऐसे EWS, लेकिन इसको कैसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो ये 3 से। फोर्थ बता दिया था इसको, एंग्लो वाला है ये तो, है ना। फोर्थ क्रॉस को वैसे भी ये है नहीं अभी। फिफ्थ, ये ओबीसी से है रिलेटेड, ठीक, कौन कौन शामिल होगा इसमें, बिल कौन से आए थे। तो दैट्स इट, अपने हिसाब से आप इसको करो, और बाकी फिर देखते हैं, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो यार, है ना। बाकी इसके आगे जो सीरीज आएगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। दैट्स इट, जय हिंद।